हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बढ़िया होंगे। अपन आज इस मे बी लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप सो ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के बाद में बच्चों आपकी जो इस मेरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू राइट द आंसर्स, अब हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स एनसीईआरटी फेडरलिज्म, ठीक है बच्चों। जो बच्चे बोर्ड में इस साल मतलब 2023 के अंदर एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि आज अपन कंक्लूड करेंगे और आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द आंसर्स, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए इन सब लेक्चर्स के जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इधर, तो इसको आप कहाँ से जाके ऑब्टेन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल भूपेंद्र प्रताप पे सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, देन आफ्टर वहां से आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, राइट। तो चलिए अपन आज स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर adopting a federal structure of the government instead of unitary structure. And then after we have discussed decentralization. What is decentralization? How the powers taken from the central and the state and given to the local self government, that is known as decentralization. And we have already discussed some key features of the decentralization, panchayats and the municipalities, right. So in this lecture we will discuss the distribution of power in Indian constitution, how powers are divided between the various level of the government, right. So we have, as you know, we have three types of government. We have three tier of the government. The first one is center, okay. Now we have first one is center, then state, and then local self government, okay. As you know, the local self government is subordinate to the state and center is at the top, right. Now we have three list, which means the powers is divided between center and the state, okay. क्योंकि बेटा state जो है वो LSG जो है, मतलब आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो आपके स्टेट के सबऑर्डिनेट आता है। मतलब स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर आपको ट्रांसफर कर रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ शेड्यूल। अब आप कहेंगे कि सर फिफ्थ शेड्यूल क्या है, ठीक है, सॉरी सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ शेड्यूल जो है आपका, वो किसकी बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। सेवन शेड्यूल, बेटा सेवन शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, सेवन शेड्यूल का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल बनाए हैं कि इस शेड्यूल में ये होगा, इस शेड्यूल में होगा। ये आपके लिए काम का नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो आपके लिए शेड्यूल काम का नहीं है। बस मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है, 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। बेटा कितने लिस्ट है आपके 7th शेड्यूल में, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अभी लिस्ट का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट, इसका जुरिसडिक्शन ये है, ये इन इश्यूज पर क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी या फिर उसको लेजिस्लेट करेगी ये गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो इश्यू आपके यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने इश्यूज आते हैं वो आपके यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं। मतलब यूनियन लिस्ट जो है ये आपकी अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के है। समझ में आया, ये यूनियन लिस्ट किसके कंट्रोल में है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स क्यों दी गई है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंस आपका नेशनल लेवल पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं जो आपकी पूरी कंट्रीज को इफेक्ट कर सकते हैं, जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है।
जैसे एग्जांपल डिफेंस, डिफेंस का मतलब हो गया बेटा आर्मी, ठीक है, नेवी, और मेरे बच्चों एयर फोर्स, ठीक है, और आप कहेंगे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है। ये सब किसके अंडर में आता है मेरे बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लॉजिकली समझेंगे कि डिफेंस तो इफेक्ट करेगा सेंटर को, क्योंकि क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है। दैट इज व्हाई ये आपका डिफेंस जो है यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग, बैंकिंग तो बेटा ऑल ओवर इंडिया की होनी चाहिए ना, क्योंकि ये पूरी कंट्री को इफेक्ट करेगा, राइट। अगर 6% इंटरेस्ट रेट आपका यूपी में चल रहा है और 7% मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पर, राइट। तो बैंकिंग इशू, जो बैंकिंग आपका इशू है, ये किसके अंडर में आता है? यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है। अगर मैं करेंसीज की बात करूं, ठीक है, करेंसीज की बात करूं, आप कह सकते हो कि हमारा जो रुपया है, ठीक है, अब अगर उसकी मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाऊंगा, तो करेंसी तो बेटा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सब स्टेट्स के अंदर इक्वल होना चाहिए, राइट। सब इक्वल के लिए इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। दैट इज व्हाई करेंसी इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देन फॉरेन अफेयर्स, बेटा फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का मतलब क्या होगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी के साथ ट्रीटी करना चाहती है, राइट, अगर ये किसी के साथ ट्रीटी करना चाहती है, लेट्स से कि हमने भी पेरिस ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज की पार्टी आके ज्वाइन करती है इस कॉन्फ्रेंस को, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो इशू आता है आपका फॉरेन अफेयर्स का आता है, जो कि किसके अंदर है? यूनियन। बिकॉज ये पूरी कंट्री को क्या करेगा मेरे बच्चों? ये पूरी कंट्री को आपका लीड कर रहा है, राइट। ये पूरी कंट्री को आप कह सकते हो इफेक्ट करेगा। दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द फॉरेन अफेयर्स इन दिस यूनियन लिस्ट, राइट। तो इज इट क्लियर कि यूनियन लिस्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इट इज क्लियर? यस, द इश्यूज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट is under the control of the central government, right. Now come to the state list. What is state list? All issues are included in the state list that are under the control of state, and they are also issues of local importance, right. ये किसके इंपॉर्टेंस में है बेटा? लोकल इंपॉर्टेंस में, मतलब एक लोकल लेवल पे इनकी इंपॉर्टेंस होती है यार, क्योंकि इनको ना लोकल लेवल पे काम करना होता है, ठीक है। इनको कहाँ काम करना होता है? आप बोलेंगे लोकल लेवल पे काम करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों पुलिस की, अगर मैं बात करता हूं पुलिस की, तो पुलिस का काम क्या है? ये लोकल के लोगों को क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है, राइट। ये किसको करती है? लोकल के लोगों पे लॉ एंड ऑर्डर चलाती है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये किसका मेंटेन करती है? लोकल का मेंटेन करती है। दैट इज व्हाई इसको कहां इंक्लूड किया गया है? तो आप बोलेंगे सर इसको कहां इंक्लूड किया गया है? स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, राइट। उसके बाद अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ट्रेड, ठीक है बच्चा, ट्रेड, अब देखो मैं बात करता हूं आपकी, थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूं व्हाई ट्रेड इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब लेट्स से मैं यूपी के अंदर रहता हूं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से अपना सामान एमपी के अंदर बेचना है, ठीक है। अब एमपी के अंदर बेचना है, तो बेटा यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोई सेंट्रल की गवर्नमेंट नहीं आ सकती, ठीक है। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल की गवर्नमेंट नहीं आ सकती। दैट इज व्हाई इसको हमने स्टेट के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों की गवर्नमेंट जो है ये बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेगी, आप कह सकते हो इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसका अच्छे से कर पाएगी, राइट। देन कॉमर्स आ जाता है आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि लोकल लेवल पर क्या करता है? इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर क्यों बेटा? क्योंकि आप देखोगे तो इसको फॉर एग्जांपल इरिगेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाना है एग्रीकल्चर के अंदर, या एग्रीकल्चर को सामान के अंदर बेचना है, तो मान लो हमें कोई चीज इसमें क्या बोलते हैं आपको हमें प्रोवाइड करवानी है, तो क्या सेंट्रल के पास जाएंगे? नहीं। यहाँ पर जो इश्यूज, इस पर जो लॉ मेंटेन करने का काम करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर आपको याद होगा अभी किसान आंदोलन चल रहा था, राइट, तो उधर क्या हो रहा था? आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे थे कि इस लॉ को यूनियन ने कैसे पास कर दिया, पार्लियामेंट ने कैसे पास कर दिया, क्योंकि ये इशू किसका है? एग्रीकल्चर का है,
ठीक है, बट वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेट लिस्ट के आपको ना यहाँ एग्जांपल याद रखिएगा बच्चों, आप एग्जांपल याद रखिएगा यहाँ पर कि पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और यूनियन के अंदर क्या क्या आता है, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, राइट। अब बात आती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है बेटा, बात आती है कंकरेंट लिस्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंकरेंट लिस्ट? इसका मतलब ये होता है कि कंकरेंट लिस्ट, द इश्यूज ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। किसके अंदर शेयर होता है, सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों के साथ। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है, शेयर करती है। मतलब तुम भी इस पर लॉ बना लो, हम भी लॉ बना लेंगे। बट अब बात आती है सर कि अगर दोनों ही गवर्नमेंट ने अगर लॉ बना दिया, दोनों ही गवर्नमेंट ने अगर लॉ बना दिया एक ही इशू पर, तब किसका लॉ इस पर अप्लीकेबल होगा? ठीक है बच्चा, तो रूल नंबर 3 कि सेंट्रल स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सेंट्रल हमेशा डोमिनेंस रहेगा किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर रहेगा। बिकॉज ऑफ थोड़ी कंडीशंस थी जिसको हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, राइट। तो इधर सेंट्रल क्या है, ज्यादा पावरफुल है स्टेट का, याद रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट के इश्यूज याद रखिएगा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, एजुकेशन हो गया जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। फॉरेस्ट की अगर बात करें, मैरिजेस की बात करें, अब मैरिजेस का मतलब क्या होता है, राइट। अब मैरिजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो शादी ब्याह के जो मामले होते हैं, ठीक है, वो इस पर कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। अडॉप्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि फॉर एग्जांपल आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं, राइट, कहीं से, तो वो सब मामले इसके अंदर से आ जाते हैं। ट्रेड यूनियन, अब यह समझिएगा अडॉप्शन, ठीक है, आपने सुना होगा सुरोगेसी, ठीक है, सुरोगेसी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी थर्ड पर्सन से अपने बेबी को बॉर्न करवाते हैं, दैट इज नोन एज सोरोगेसी। तो ये सोरोगेसी पर लॉ कौन बनाता है, कंकरेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों बना लेते हैं। थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा कि सोरोगेसी क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसके आपको करेक्ट पता होने चाहिए। देन लास्ट वन इज ट्रेड यूनियन। बेटा ट्रेड इधर है, स्टेट के अंदर ट्रेड है और यहाँ पर ट्रेड यूनियन है। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि ये यूनियंस बनाई जाती हैं ट्रेड के लिए, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो आप कहेंगे सर कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे, यानी कि स्टेट और सेंट्रल यहाँ पर दोनों ही कंट्रोल करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो ये मैंने आपको आपके जो नोट्स है, नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज दी हुई है, राइट। तो वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे तो मेक श्योर कि आप मुझे इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, हमारे पास एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म असिमेट्रिकल फेडरलिज्म? इट स्टैंड फॉर अनइक्वल पावर डिवीजन अमंग्स द कंस्टिट्यूटिंग यूनिट in the political economical sphere. What it does mean? It means कि आपने स्टेट्स को या फिर आपने जो आपकी कंस्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं इनको पावर तो दी है, बट पावर भी कैसे दी है आपने, अनइक्वल दी है। अनइक्वल पावर का मतलब ये हुआ बच्चों कि इंडिया के अंदर अगर 28 स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर अगर 28 स्टेट्स हैं तो सारी स्टेट को क्या इक्वल पावर है? आप मुझे बताइए, क्या सारी स्टेट को इक्वल पावर्स हैं? आप मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे सर नहीं। कहां से पता लगा? अगर मैं राज्यसभा की सीट्स को देखूं तो राज्यसभा की सीट्स तो स्टेट से आती हैं, स्टेट से आती है, तो इसका मतलब अगर यूपी की भी 10 सीट्स हैं तो अरुणाचल प्रदेश की भी 10 सीट्स होनी चाहिए अगर इक्वल पावर है तो। बट ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, जो राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन आता है हमारा,
वो भी कहीं ना कहीं अनइक्वल है ना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इज नॉट इक्वल अमंग ऑल द स्टेट। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ जब हमने फेडरल प्रैक्टिसेस की है वहां भी हमने अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके अंदर? अपनी यूनिट्स के अंदर, मतलब अपनी गवर्नमेंट्स के अंदर, राइट? इतनी बात समझ में आई। असिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? स्टेट स्टेट के अंदर भी पावर को अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ ये मैंने आपको एग्जांपल बताया स्टेट का कि अनइक्वल पावर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? अनइक्वल है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड चीज आपको अगर मैं इसका एग्जांपल दूं सेकंड वाला, तो अगर आप देखेंगे कि जो आपकी यूटीज हैं, ठीक है, सारी यूटीज को इक्वल पावर नहीं है, ठीक है, किसी किसी यूटीज में, अगर मैं इस पॉइंट पे यहां पर लिखूंगा, तो अगर मैं देखूंगा कि जो यूटीज हैं उसके अंदर कुछ यूटीज ऐसी हैं जिसकी अपनी लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। कुछ यूटीज ऐसी हैं जहां पर उनको लेजिस्लेचर दिया हुआ है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, और रेस्ट ऑफ दी जो 6 आपकी यूटीज हैं उसके अंदर क्या है? लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नाउ अगर आप दिल्ली का लेजिस्लेचर देखेंगे तो दिल्ली के पास इसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, जबकि पुडुचेरी के पास फुल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहां भी इन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। बेटा इसका एग्जांपल आपके ना बुक के अंदर दिया था, इसलिए मैंने आपको इस टर्म को यूज करा है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट इसकी ये जो एग्जांपल दी थी, दैट इज व्हाई मुझे लगा कि आपको ये चीज बतानी चाहिए कि ये चीज ये होती है, ठीक है बेटा। डोंट वरी, नोट्स पे सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, आपको केवल समझना है यहाँ पे। इज इट क्लियर? आपको केवल यहाँ समझना है बस, ठीक है। नाउ अगर मैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के और बात एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो अगर आप प्रोविजंस देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन देखेंगे बेटा, तो आपको और भी देखने को मिलेगा कि कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा ही कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अगर आप देखेंगे इंडिया के, जैसे ये मेघालय वगैरह हो गए, असम वगैरह हो गए, तो इनको कुछ ना कुछ ज्यादा प्रोविजंस मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, राइट। इनको कुछ क्या मिला हुआ है बच्चों? आप कहेंगे कि स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर कहते हैं कि असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। कैसा फेडरलिज्म है? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। समझ में आया? तो 3 याद रखिएगा। पहला आपको कौन सा याद रखना है बेटा? याद करो कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इक्वल नहीं है। सेकंड आपको याद रखना है यूटीज को इनका इक्वल पावर नहीं दिया गया है, सम हैव लेजिस्लेचर व्हाइल सम हैव नॉट, एंड इन UTs that have legislature, for example Delhi and Puducherry, both does not have equal powers. Is it clear? Now the fourth one is the state of Northeast India. State of Northeast India have some special provision to conduct a business. Is it clear? तो इसके एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोएलिशन गवर्नमेंट? ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोएलिशन गवर्नमेंट? देखो बेटा, मैं अब तक आपको क्या पढ़ा दिया है? मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया फेडरलिज्म, उसके मैंने आपको फीचर पढ़ाए, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया वाई फेडरलिज्म, फिर आपको मैंने पढ़ाया डिसेंट्रलाइजेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में मैंने आपको इसका फीचर बताए, और नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और
6 नंबर मैंने आपको बताया एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया, फेडरलिज्म फीचर, बाय फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन फीचर्स, इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। बेटा अगर ये टॉपिक तैयार है तो अब आते हैं आगे हम कोएलिशन गवर्नमेंट पे। अब कोएलिशन गवर्नमेंट को समझने से पहले आप थोड़ा एक टर्म समझाता हूं मैं आपको। लेट्स से लोकसभा की जो हमारी सीट्स है वो है 543 सीट्स। We have 543 seats in the Lok Sabha. To form a government in Lok Sabha, you have required 50% plus one vote. It means you have to obtain 272 votes. Okay, you have to obtain 272 votes to form a government in the Lok Sabha. Okay, if any political party unable to get this number of votes, if any political party unable to get 272 votes, then the condition is what? The condition is ready for to form a coalition government. अब समझ में, अगर आपकी 270 सीट्स लोकसभा में नहीं आई, 272 सीट्स अगर लोकसभा में नहीं आई, तो अब ए पार्टी बी पार्टी को ज्वाइन करेगी और कहेगी तुम्हारे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए बी सी डी 4 पार्टी हमने इलेक्शन में खड़ा की, ठीक है। तो अब इन किसी के पास भी 272 अकेले वोट्स नहीं आए, बट अगर ए और बी के वोट मिलकर 272 वोट्स हो जा रहे हैं, ए और बी के मिलकर 272 वोट्स हो जा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? कोएलिशन कर लेते हैं। और कोएलिशन को हम बोलते हैं अलायंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलायंस कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्म by the coming together of at least 2 political parties. Government formed by the coming together of at least 2 political parties. Usually they form alliance. It is referred to coalition government. It is referred to coalition government. Is it clear बेटा? ये बहुत इजी था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? पक्का? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बेटा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब ये हुआ कि हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया, हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया, इसी चीज को हम अब डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नाउ प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट इट डज मीन, है ना? हमने कैसे फेडरल प्रैक्टिस करी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश की आजाद होने के बाद में। हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है, हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है, इसमें हमने किसी सिंगल लैंग्वेज को, इसमें हमने किसी सिंगल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया। अगर हम किसी सिंगल लैंग्वेज को प्रमोट करते, अगर हम किसी सिंगल लैंग्वेज को प्रमोट करते तो इस चीज को बोलते हैं मैजोरिटेरियनिज्म। इससे क्या होता? दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल थे उनके ऊपर हमारा क्या हो जाता? डोमिनेंस हो जाता, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या महसूस करते?
सेपरेट महसूस करते, फिर इसकी वजह से क्या होता, कन्फ्लिक्ट होता, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक मैंडेट खराब होता। एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी को प्रमोट करते तो इस देश में वो भी लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, इस देश में वो भी लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, इस देश में वो भी लोग हैं जो नेपाली बोलते हैं, इस देश में वो भी लोग हैं जो कन्नड़ बोलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता? अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक मैंडेट को, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो बंगाली है। ठीक है, तो इनका क्या होता, आप कहते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन होता, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर क्या होता, कन्फ्लिक्ट होता। इसलिए हमने जो अपनी लैंग्वेज पॉलिसी है, इस लैंग्वेज पॉलिसी में 22 लैंग्वेजेस को हमने क्या किया है, 22 लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में बताई गई है। कहाँ पे बताई गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में बताई गई हैं। 8वें शेड्यूल में इस चीज को बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसने कितनी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है, 22 लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया है। 22 लैंग्वेजेस को हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है एज इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया की कोई दूसरी बात यह है कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं, इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीज का मतलब क्या है कि पूरे देश के द्वारा जो एक्सेप्ट की जाए लैंग्वेज वो हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं है। वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑफिशियल्स काम होंगे, जितने भी भारत सरकार के काम होंगे वो इस भाषा में होंगे। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? पहली आपकी आती है हिंदी और दूसरी आपकी आती है इंग्लिश। दूसरी आपकी आती है इंग्लिश, पहली आपकी आती है हिंदी और दूसरी आती है आपकी इंग्लिश। ये चीज याद रखिएगा। बट अगर आप इनके अलावा किसी और लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं, जो कि ये 22 लैंग्वेजेस में ही होनी चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे जो कि नोट्स में लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स में लिखा है। बस बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है इतनी बात? आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई कि लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहा है दूसरा पॉइंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक स्टेट की, हम अब जब हमारी आज़ादी हुई, ठीक है, तो हमारा देश प्रोविंशियल स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रोविंशियल स्टेट्स में बटा हुआ था। और इस प्रोविंशियल स्टेट को इंटीग्रेशन किया वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने। और जब इन्होंने ऐसा किया तो लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की क्या होने लग गई, डिमांड होने लग गई कि हमारी ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज के आधार पर हमको अलग कर दो। अगर नहीं करते तो कन्फ्लिक्ट होता, अगर नहीं करते तो ये एक दूसरे को कॉर्पोरेट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाए और इनको अपनी अपनी पावर्स दी। उसके बाद हमने ज्योग्राफिकल बेस पर भी स्टेट बनाए, क्योंकि ज्योग्राफी बड़ी है तो उसको छोटी कर दो, उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा उस एरिया को एडमिनिस्टर करना। ठीक है, तो इसलिए हमने ज्योग्राफी के बेस पर भी स्टेट बनाए, हमने लैंग्वेज के बेस पर भी स्टेट बनाए, हमने कल्चर के बेस पर भी स्टेट बनाए, हमने एथनिक कंपोजिशन के बेस पर भी स्टेट बनाए। जिससे क्या हो, कोई अपने आप को क्या महसूस ना करे बेटा, सेपरेट महसूस ना करे। क्या महसूस ना करे, सेपरेट, उसके अंदर एलिजेंस ना आ जाए। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या आ गए, सेपरेट एलिजेंस अगर आ गए तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी वो भी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की प्रैक्टिस थी इंडिया के अंदर। बटा ये बात समझ में आ गई चाहिए, हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, हो जानी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, नाउ अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, तो
अगर मैं 1990 तक अगर बात करूं, 1990 तक अगर बात करूं तो हमारे सेंटर में भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी जिसकी स्टेट में थी। फॉर एग्जांपल आप इसको कांग्रेस के नाम पे पहचान सकते हैं कि 1990 से पहले तक सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी। 1980 थी, ठीक है, 1980 से पहले पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में भी हुआ करती थी और इसी की गवर्नमेंट कहाँ हुआ करती थी, स्टेट्स के अंदर भी हुआ करती थी। इस वजह से कभी कभी भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आप कहेंगे वही हम मान लेंगे, तो कभी ना कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सेंटर में है वही स्टेट में है, तो जो सेंटर ने बोला वो स्टेट ने कर लिया। इस वजह से कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब जब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं आएगी। बट अब क्या हुआ, 1980 के बाद में बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स में क्या होने लग गया, रीजनल पार्टीज का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, रीजनल पार्टीज का जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और ये रीजनल पार्टीज लगातार इलेक्शन भी जीतने लगी। अब जब लगातार इलेक्शंस भी जीतने लगी तो ये कहीं ना कहीं की गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी। तो अब कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होने लग गया, कन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया, जिसको इंटरप्रेट करने कौन आता है, जुडिशरी आती है। कौन आता है? जुडिशरी आती है। और जुडिशरी बोलती है नहीं, ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, यहाँ तुम लॉ बनाओगे, ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है। इसी वजह से आर्टिकल नंबर 262 के अंदर, आर्टिकल नंबर 262 के अंदर इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट काउंसिल बनाई दी गई है, जो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स को। किनको प्रिवेंट करेगी? कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करेगी। यहाँ एक चीज याद रखना, सेंटर हमेशा स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ भी किसके पास ज्यादा पावर होती है? सेंटर के पास होती है। मतलब क्या है कि सेंटर यहाँ पर क्या कर सकता है, डोमिनेंस दिखा सकता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। यही मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है बेटा, अगर आपको नोट्स नहीं मिले हो तो मेरे इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आप नोट्स ले सकते हैं। या अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो बुक को भी अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा हमने क्या करा फेडरल प्रैक्टिस का, एज यू नो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लोगों को फेडरल प्रैक्टिसेस का आप कह सकते हो कि प्रॉफिट मिला। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन कहाँ जाएंगे, लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ we have two type of structure. The first one is for urban and second one is for rural. Okay, now for urban India we have municipalities and our urban India is also have two type of categories. The first one is big cities and second one is small cities. You can say medium cities. For big cities we have municipality, corporation, municipality, corporation, and for small cities we have only municipality, नगर निगम और क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज।
I'm from Bareilly. We have municipalities corporation. Delhi also have municipality corporation. New Delhi. Okay. Also, big larger cities they have municipality corporation, and the small cities they have municipalities. Okay. And the head of the municipality or municipality corporation is known as chairman, and we have a fancy word called mayor because we live in cities. Okay, mayor is the head of the municipalities. Is it clear? Mayor is the head of the municipalities. Is it clear? This is a technical detail, so do not go uh, depth of it. Okay, please limit yourself. Now we have done with the urban. Now look at for the rural India. Okay. Now our rural, for example, villages. Villages are also divided into wards. Villages are divided into wards. Then wards collectively make Gram Sabha, and Gram Sabha collectively make Gram Samiti, and Gram Samiti collectively make Zilla Parishad. Zilla Parishad. Is it clear? Wards have their ward members. Gram Sabha have their Sarpanch. Sarpanch is the head of the Gram Sabha. Gram Samiti have, you can say it is also known as mandal. Okay. And Gram Samiti, you can say जिला पंचायत, आपने सुना होगा ना जिला पंचायत. Okay. Then after जिला परिषद, जिला परिषद is a district level. जिला परिषद जो आता है वो कहाँ आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर आता है. जो आपके एमएलएज और एमपीज जो इलेक्ट होके आते हैं ना बेटा, एमपीज कहाँ पर? लोकसभा वाले जो एमपीज आते हैं वो यहाँ से आते हैं, जिला परिषद के ही मेंबर होते हैं. ठीक है, कहाँ के मेंबर होते हैं? वो जिला परिषद के मेंबर होते हैं. तो ये आपका स्ट्रक्चर है रूलर का. वार्ड्स के बाद ग्राम सभा जो कि वहाँ हेड सरपंच होता है. ठीक है, इसको मंडल भी बोलते हैं ग्राम समिति को. ठीक है, उसके बाद जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आता है. बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए. ठीक है, इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, मंडल. ठीक है, इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पंचायत समिति. ठीक है बेटा, तो इतना मैंने आपको बताया, ये बहुत है, मोर देन इनफ है आपके लिए. आप यहाँ से क्या करते हैं, समझ के जाते हैं तो बहुत होती है. ठीक है ना. नाउ इसका हेड अगर मैं बात करूं तो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है. ठीक है, इसका जिला परिषद चेयरमैन होता है. इसका जो हेड होता है जिला परिषद चेयरमैन. ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है. फिर से एक बार देख लेते हैं. म्युनिसिपैलिटी, बिग सिटीज के लिए कॉर्पोरेशन, स्मॉल सिटीज के लिए पार्टीज. और इसका जो चेयरमैन होता है उसको मेयर बोलते हैं. और गांव को अपने वार्ड्स, फिर ग्राम सभा जिसका अध्यक्ष आपका सरपंच होता है, देन ग्राम समिति जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, मंडल लेवल तक होती है. और जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जिसके अंदर से एमएलए एमपीज लोकसभा वाले आते हैं. और जिला परिषद चेयरमैन इसका अध्यक्ष होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? बस इतनी ही टेक्निकल डिटेलिंग में आपको जाना था. वी हैव डन विद दिस चैप्टर. we have done with federalism, of course. So thank you so much for joining the class. अब इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्लेलिस्ट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें डिटेलिंग से मैं कर दूंगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग द क्लास.